जरा सोचिए, जीवन की शुरुआत बस एक कोशिका से होती है और फिर वो एक जटिल जीव में बदल जाती है ना कमाल की बात। ये जो अविश्वसनीय यात्रा है, ये एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया की वजह से मुमकिन हो पाती है, कोशिका विभाजन। तो आज हम इसी प्रक्रिया की कहानी को समझने वाले हैं। जीव विज्ञान का ये एक बहुत ही अहम सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर नई कोशिका को कहीं ना कहीं से आना ही होता है। कोई भी कोशिका यूं ही अपने आप नहीं बन जाती। तो सवाल यह है कि एक कोशिका दूसरी को जन्म देती कैसे है। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि एक कोशिका की अपनी जीवन कहानी क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि माइटोसिस कैसे एक परफेक्ट कॉपी बनाता है। उसके बाद हम मियोसिस को समझेंगे, जो विविधता पैदा करता है। और आखिर में हम इन दोनों रास्तों की तुलना करेंगे। तो देखिए, हर कोशिका एक तयशुदा स्क्रिप्ट पर काम करती है, जिसे हम कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। यह समझिए उसकी पूरी जिंदगी की कहानी है, एक विभाजन से लेकर अगले विभाजन तक। कोशिका चक्र के मोटे तौर पर दो चरण होते हैं। एक होता है तैयारी का चरण, जिसे हम इंटरफेज कहते हैं। इसमें कोशिका बड़ी होती है और अपने डीएनए की एक कॉपी बनाती है। और दूसरा होता है असल विभाजन का चरण, जिसे एम फेज कहते हैं। अब ये जो तैयारी का दौर है यानी इंटरफेज, इसके भी 3 पड़ाव हैं। जीवन फेज में कोशिका का आकार बढ़ता है, मतलब उसका साइटोप्लाज्म, जो कोशिका के अंदर का जेली जैसा पदार्थ है, वो बढ़ता है। फिर आता है एस फेज। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी दौरान कोशिका अपने पूरे जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की एक एकदम सटीक कॉपी बनाती है। और फिर आखिर में G2 फेज में कोशिका विभाजन के लिए अपनी आखिरी तैयारी करती है। तो जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है, तब कोशिका बंटने के लिए तैयार होती है। और यहां से पहला रास्ता खुलता है माइटोसिस का। ये वो प्रक्रिया है जो हमारे शरीर की ग्रोथ और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। जैसे जब हमें चोट लगती है तो नई त्वचा इसी की वजह से बनती है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल मतलब बराबर। इसका लक्ष्य एक पेरेंट सेल से 2 बिल्कुल एक जैसी डॉटर सेल्स बनाना होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या एकदम बराबर हो। आसान भाषा में कहें तो ये एक बायोलॉजिकल फोटोकॉपी मशीन है। चलिए इसे नंबरों से समझते हैं तो और आसानी होगी। एक सामान्य इंसानी कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? जी हाँ, 46 गुणसूत्र। तो हमारी जो शुरुआती कोशिका है उसमें 46 गुणसूत्र हैं। अब माइटोसिस की प्रक्रिया के बाद ये एक कोशिका 2 नई कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो सवाल यह है कि इन नई कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? बिल्कुल 46 ही होंगे। यही तो माइटोसिस की खासियत है। गुणसूत्रों की संख्या वैसी की वैसी ही बनी रहती है, जिससे हर नई कोशिका आनुवंशिक रूप से अपनी पेरेंट कोशिका की हूबहू नकल होती है। ये पूरी प्रक्रिया 4 मुख्य चरणों में होती है। प्रोफेज में डीएनए कसकर गुणसूत्रों की शक्ल ले लेता है। मेटाफेज में ये सारे गुणसूत्र कोशिका के बिल्कुल बीच में एक लाइन में लग जाते हैं। एनाफेज में ये गुणसूत्र आधे आधे होकर 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं और कोशिका के 2 किनारों की ओर खिंचने लगते हैं। और आखिर में टीलोफेज में दोनों किनारों पर नए केंद्रक बन जाते हैं। और सबसे अंत में होता है साइटोकाइनेसिस। इसमें कोशिका का साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाता है और हमें मिलती हैं 2 पूरी तरह से अलग और एक समान कोशिकाएं। चलिए अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं, मियोसिस। ये एक बहुत ही खास तरह का विभाजन है जो सिर्फ यौन प्रजनन के लिए होता है। इसका काम है गैमेट्स बनाना, यानी शुक्राणु और अंडे। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन मतलब कमी या घटाना। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मुख्य काम गुणसूत्रों की संख्या को ठीक आधा करना है। पर ऐसा क्यों? ताकि जब शुक्राणु और अंडा मिलें तो उनसे बनने वाले नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या सही रहे, यानी 46। मियोसिस असल में 2 हिस्सों में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में होमोलोगस गुणसूत्रों के जोड़े अलग होते हैं। ये वो गुणसूत्र हैं जिनमें से एक मां से और दूसरा पिता से आता है। इसी चरण में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और मियोसिस 2 वो लगभग माइटोसिस जैसा ही होता है, जहां गुणसूत्रों के क्रोमैटिड अलग होते हैं। मियोसिस की एक और बहुत ही दिलचस्प बात है क्रॉसिंग ओवर। यह मियोसिस आई के दौरान होता है, जब गुणसूत्रों के जोड़े आपस में जेनेटिक जानकारी की अदला बदली करते हैं। यही वो प्रक्रिया है जो भाई बहनों को एक जैसा होते हुए भी एक दूसरे से अलग बनाती है। और यही आनुवांशिक विविधता का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए इसका भी हिसाब किताब देख लेते हैं।
मियोसिस की प्रक्रिया भी एक सामान्य इंसानी कोशिका से ही शुरू होती है, यानी 46 गुणसूत्रों वाली एक डिप्लॉइड कोशिका से। लेकिन मियोसिस के अंत में एक कोशिका से 2 नहीं बल्कि 4 कोशिकाएं बनती हैं। और क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन है, तो इन नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? बिल्कुल सही, 23 गुणसूत्र। हर नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या ठीक आधी हो जाती है। इन कोशिकाओं को हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो अब तक हमने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते देखे, माइटोसिस और मियोसिस, जिनकी मंजिलें भी अलग अलग हैं। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि हमारी समझ और भी पक्की हो जाए। तो देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो इनके मकसद में है। माइटोसिस शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए है, जबकि मियोसिस गैमेट्स बनाने के लिए। माइटोसिस में एक विभाजन होता है, मियोसिस में 2। माइटोसिस के आखिर में 2 एक जैसी डिप्लॉइड कोशिकाएं मिलती हैं, जबकि मियोसिस से 4 अलग अलग हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माइटोसिस से कोई आनुवांशिक विविधता नहीं आती, जबकि मियोसिस क्रॉसिंग ओवर की वजह से विविधता पैदा करता है। एक अकेली कोशिका से लेकर एक पूरे जीव के बनने तक, माइटोसिस और मियोसिस, यही दोनों प्रक्रियाएं जीवन की कहानी लिखती हैं। एक निर्माण करती है तो दूसरी उसमें विविधता लाती है। ये सोचना वाकई हैरान करता है कि ये प्रक्रियाएं कितनी सटीकता से काम करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि विज्ञान का अगला कदम क्या होगा इस कोशिकीय नृत्य को और बेहतर ढंग से समझने के लिए।